बरमगह में सूरज आज कई दिनों बाद तलू हुआ था। छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए फिरोज घर के बार में ही बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ था। बरमगह की तेज रफ्तार जिंदगी में भागते भागते फिरोज के चेहरे की रौनक धूप में फैले कपड़ों की मानंद पड़ गई थी। फिक्र माश ही वो मर्ज नामराद है जो इंसान को बहुत जल्दी बूढ़ा कर देता है। सुबह शाम काम काह और कर्जों के बोझ तले दबते फिरोज को अपनी बीवी के दिमाग में पकती कचरी की मदद तक नहीं थी, जो एक तरफ तो फिरोज से ही चोरी छपे पार्ट टाइम डांसर बनी हुई थी, जहां इसे शराबी मर्दों को खुश करने के लिए कई जतन करने पड़ते थे, और दूसरी तरफ फिरोज के सामने वो एक नफरीली बीवी होने का ड्रामा कर रही थी जिसके नाक पर सस्ती चीज चढ़ती ही नहीं थी। कबीर चूंकि फिरोज का सबसे बड़ा बिजनेस मनुस्तर था, इसलिए कबीर का फिरोज की तरफ आना जाना एक मामूल था। कबीर और वहां फिरोज के सामने हमेशा एक दूसरे से अनजान थे, मगर वहां को पैसों की होश और कबीर को फाइवा से शादी का लालच दोनों को खुफिया मिलने पर मजबूर पे हुआ था। दोनों की मिड लाइफ का किस्सा अब सिर्फ बराए नाम तक था। ऐसा क्या लिखा है इस अखबार में? फिरोज जो तुम्हें मेरे आने तक की खबर न हुई, वहां चाहे राती तंजिया से अंदाज में मफातब हुई, मैं संडे स्पेशल में नफ्सियात के मुताबिक समझने की कोशिश कर रहा था, ताकि उन्हें समझ सकूं कि एक औरत की नफ्सियात को कैसे समझा जा सकता है। कमान फिरोज, आजकल तुम खुद बहुत नफ्सियाती हो गए हो। वो जेर लब मुस्कुराते हुए चाहे उसकी तरफ बढ़ा गई। अगर तुम्हारी हाँ में हाँ ना मिलाना नफ्सियाती होना है तो शहीद में नफ्सियाती बात मेरी हाँ में हाँ मिलाने की नहीं है। फिरोज, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। हमारे पास जो वाहिद रास्ता है, हम इस पर ही अमल कर रहे हैं। माँ, अब हमें इधर उधर भागने की बजाय सिर्फ अच्छे वक्त का इंतजार करना है। मिस्टर फिरोज, कामयाबी का इंतजार नहीं किया जाता बल्कि इसके पीछे जाया जाता है। तुम जिस रास्ते की बात कर रहे हो, इस रास्ते पर हमें कामयाबी नहीं सिर्फ कर्जा मिलेगा, और हम कभी इस कबीर के कर्जों से बाहर नहीं रहेंगे। कर्जे पर कर्जा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कन कर्मों की सजा है जो हम भुगत रहे हैं। फिरोज अफसरदा हुआ था। न चाहते हुए भी उसे हर कुछ दिन बाद कबीर से कर्जा लेना पड़ता था। हकीकत तो यह थी कि जैसे ही फिरोज कबीर से पैसा देकर कंपनी में लगाता था, वैसे ही महा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेकर करके कबीर को दे देती थी, ताकि फिरोज को कारोबार में नुकसान हो और वो फिर दोबारा कबीर से कर्जा ले, ताकि वो कबीर के कर्जों के बोझ तले इतना दब जाए कि वहां से निकलने के लिए हर हद से गुजर जाए। मुझे नहीं पता कि ये कन कर्मों की सजा है। फिरोज, यकीन करो, जब तुम मुझे कबीर से हंस हंस कर बातें करने और इसके सामने तैयार हो होकर जाने का कहते हो तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगती है। मुझे लगता है कि मेरी कान दिल बन गई हो। तुम हाँ यार, कुछ सोच कर बोला करो। वहां फिरोज उसे टोक गया। और तुम क्या समझती हो मुझे अच्छा लगता होगा? मैं मर्दों की फितरत जानता हूँ। औरत को देखकर उनकी जेब बहुत आसानी से ढीली होती है। आखिर तुम्हें इसके सामने मुस्कुरा कर ही तो बात करनी होती है। मुस्कुरा कर नजरें देखी है तुमने? इसकी वो जेब ढीली यूं ही नहीं करता होगा। वो चलचला कर बोली थी। अच्छा, हमारे पास इस सब के अलावा कोई और रास्ता है? अब प्लीज मुझे वो फाइवा की शादी करवा कर यहाँ लाने वाली बातें शुरू मत कर लेना। वो नहायत ही बकवास आइडिया है। जितना भी बकवास हो, कम अज कम मैं तो मुतमन होंगी, न कि मुझे किसी वेब को खुश करने के लिए तैयार नहीं होना पड़ रहा। तुम फाइवा की शादी कैसी अनजान मर्द से करके कैसे मुतमन रह सकती हो? वहां एक तरफ तो तुम्हें उस कबीर की नजरें पसंद नहीं, और दूसरी तरफ तुम उस पैसाखी फाइवा की शादी करना चाहते हो। वो इसकी डी की हो। फिरोज, मुझे इससे कंपेयर मत करो, और वैसे भी कबीर सिर्फ एक ऑप्शन है। तुम्हें इस काम के लिए कोई और मुनासिब लड़का मिलता है तो तुम इसको भी कंसीडर कर सकते हो। वहां जानती थी कि फिरोज को यहाँ कोई भी मुनासिब लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए इसने ये सोचा समझा जुमला बोला। फार गार्ड से वहां में अपना बिजनेस छोड़कर लड़का ढूंढने नहीं जा सकता, और फराड फराड ही होता है। तुम अगर यूं कि सरकार को धोखा देकर फाइमा को यहाँ लाने का सोच रही हो तो इसकी क्या गारंटी है कि वो लड़का हमारे साथ फराड नहीं करेगा? ऐन मुमकिन है कि वो यहाँ आकर फाइमा को तलाक देने से इनकार कर दे, या पैसों का पता चलने के बाद वो सब पैसे खुद हड़प कर जाए। वो गार्ड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिरोज, हम जो भी लड़का ढूंढेंगे वो भी तो पैसे देकर नेत बदल सकता है। वो हैरान होने का ड्रामा कर रही थी। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माह, कि ये सब इतना आसान नहीं है। यार वैसे फिरोज, तुम क्यों नहीं फाइवा से शादी कर देते? वो कुछ देर खामोश रहने के बाद सोचा समझा जुमला बोल गई, जो खदशा फिरोज ने बताया था इसके मुताबिक वो पहले ही जानती थी। चुनांचा इसने कबीर को भी डबल क्रॉस करने का फैसला कर लिया था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? वहां वो फटी आंखों के साथ वहां को देखने लगा। मतलब इसमें हर्ज ही है क्या? हम दोनों को फाइवा के लिए यूके में मकीन के काबिल एतबार लड़का ही चाहिए ना हो। तुमसे ज्यादा काबिल एतबार कौन हो सकता है? एक रस्मी से निकाह ही तो करना है। फिरोज, यहाँ आकर इसे तलाक दे देना। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है।
माह यार जरा सोचो तो हम जो लड़का ढूंढते फिर रहे हैं तो आफर तो ही क्यों नहीं। फाइवा को जो पैसे मिल रहे वो भी महफूज और फाइवा भी महफूज और गार्ड तुम्हें अंदाजा भी है कि एक वक्त में दो बहनें एक वक्त फिर काम में नहीं रह सकते। और पुलिस तो यह कह देना कि उन्हें इस सब के लिए तुम्हें तलाक दे वो तो दे दो हाँ फ्यूज और उस लाख वक्त दिल वो बेतकल्फी से बोल करीब जिस तरह फर्जी सा होगा इस तरह तलाक भी फर्जी सी होगी। हमें सिर्फ ड्यूरस पेपर कौंसल में जमा करवाने होंगे। इसके बाद तुम पाकिस्तान जाकर फाइमा से निकाह करना उसे यहाँ लाना और तलाक दे देना सब सेट हो जाएगा। माह ने सारी रात जो प्लानिंग की थी वो फिरोज के सामने खोल कर रख दी। वो रात ही फैसला कर गई थी कि वो अपनी बहन की शादी कबीर से नहीं फिरोज से करवाएगी ताकि कल को पैसे देकर कबीर की नीयत बदलने का खदशा न रहे। कितना फजूल सोचती हो तुम्हें सच में फोबिया हो गया है और तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है। वो वहां से उठकर चला गया मगर माह अब भी इस मनसूबे पर पकी थी। वो माई गार्ड इतनी शातिर औरत। मैं भी कहूं कि मिस्टर खान जैसा मजबूत आसाब का शख्स खुदकुशी कैसे कर सकता है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक भी जा सकती है। तभी वही को मैं कह रहा हूं सर कि इसने फाइवा की शादी मुझसे करवाने की बजाय अपने शोहर को इस काम के लिए राजी करना शुरू कर दिया है। मतलब आई कांट बिलीव कि कोई औरत ऐसे भी कर सकती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो हमारी प्लानिंग का इस तरह भरोसा बना देगी। तभी परेशानी से अपने हैंडलर को माह के कारनामे बता रहा था। तभी खुद फाइवा से शादी करके माह से बदला लेने की प्लानिंग फिराक होने पर हैरान था। तुम्हें क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं इसे आज ही बता देता हूँ कि अगर इसने फाइवा की शादी मुझसे ना करवाई तो मेरी कंपनी किसी सूरत फाइवा को वो स्कॉलरशिप हासिल करने में सपोर्ट नहीं करेगी। जब उसे पैसा हाथ से निकलता नजर आया तो खुद ही लाइन पर आ जाएगी। नहीं ये गलती मत करना कबीर वो जो कर रही है इसे करने दो। कबीर का अंडर से इंतबा कर रहा था अगर हमारे हाथ फाइवा ही ना आई तो हमें इस सारी मेहनत का क्या फायदा। हवा सब देखो कबीर उसने यकीनन बहुत मुश्किल से अपने शोहर को राजी क्या होगा और इस सिचुएशन में या तो इंसान बहुत ज्यादा हो जाता है बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। अब अगर हम माह को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें तो वो चिड़चिड़ाहट की वजह से इस सब से दूर भाग जाए। वो इस रकम के लिए बहुत ज्यादा तरसी हुई है। बहुत ज्यादा बार चालों में नाकाम होने के बाद इंसान तस्वीर कर देता है कि अब वो खटे हैं इसलिए हमें सिर्फ सूप पीना है। वो जो करती है इसे करने दो मगर इस सूरत में हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। सर फिरोज फाइमा को यहाँ लाकर तलाक देगा और वो दो दिन फाइमा का पैसा हड़प कर जाएंगे और पैसा आने के बाद उनके रंग बिलबट से भी जल्दी बदलेंगे। मैं तो कहता हूँ यही बेहतरीन मौका है इस चालबाज औरत को ब्लैकमेल करने का। नहीं कबीर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। चोर जितना भी शातिर हो चोरी के निशान किसी न किसी जगह छोड़ ही देता है। तुम इसे मुकम्मल फ्री हैंड दो और दूर से बैठकर सिर्फ इसकी चालों को एंजॉय करो। जो हुक्म सब कबीर परेशानी से अपने गंजे सर पर हाथ मारने लगा ताकि कुछ समझ सके। फिक्र न करो कबीर कहता जब वो तो को शहर की तरफ आता समझो वहां की उल्टी गंती शुरू होने वाली है। जेला को वापस आए 3 दिन हो गए थे मगर उसे एक पल भी सुकून का महसूस नहीं हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी और बेशुमार वजह फैलात इसकी रातों की नींद बढ़ाए हुए थे। वो पहले जब भी वापस आती थी तो आकर थकन से 27 घंटों सोती थी मगर अब की बार वो थकी तो जरूर थी मगर सो नहीं पा रही थी। हर कामयाबी के बाद इसके बदन में एक एनर्जी पैदा होती थी जो उसे दोबारा एडन के पास जाने के लिए उकसाती थी। इसे उस काम में एक मजा सा आने लगा था मगर इस बार वैसा कुछ नहीं हो रहा था। इसका ये सफर भी कामयाब था मगर बदन में कोई एनर्जी नहीं थी। वो दोबारा जाना तो चाहती थी मगर जाने के लिए उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी। एक दूर की सुलझी सी लड़की अजीब व गरीब सवालों में उलझ कर रह गई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि आखिर वो चाहती क्या है। जो कुछ भी हवा उसको छुपाकर वो किसको धोखा दे रही थी। मार को इस चीज से क्या फर्क पड़ना था। इसकी टीम ने तो उसे काल दिल बनाकर ही भेजा था। वो तो चाहती थी कि लेना ऐसा ही करे एडम को। वो भी तो उसे काल दिल बनाकर ही लेकर गया था और काल दिल के लिए ये एक नॉर्मल चीज होती थी। खुद को कोई खुद को कैसे धोखा दे सकता है खुद से कैसे कुछ छुपा सकता है। फिर वो सब क्या था और क्यों था वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि इसकी तार कहाँ से टूटी थी। शहीद इसका जवाब सिर्फ एडन के पास था मगर एडन कहाँ था ये लेना भी नहीं जानती थी। अगरचे उसने मिशन छोड़ दिया था मगर उसके बावजूद वो रोजाना एक काल बिल के रूप में तैयार होकर इस गाड़ी के इंतजार में सड़क किनारे बैठ जाती जो उसे एडन के पास ले जा सकती मगर इस गाड़ी को यही दिन गुजरते चले गए और सवालात की सुई और इसके दिमाग को छुट्टी करने लगी। वो इस बार संविधान के दायरा हुकूमत सदाक होम में एक बहुत बड़ी मुहिम करने जा रहा है। पिछली बार के हमारे ऑपरेशन को जहन में रखते हुए उसने इस बार अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है। वो इस बार अपनी मुहिम को रोड्स की बजाय हवाई रास्ते से करेगा।
पहली फ्लाइट 3 दिन में निकलने वाली है जो स्टॉकहोम से सीधा पेरिस उतरेगी, जिसमें हजारों टन हेरोइन और डरबस को मुख्तलिफ बेगस की मदद से शिफ्ट किया जाने वाला है। इंस्पेक्टर मारक एक बार फिर कोर्ट्स बी कोर्ट करते हुए इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफिसर्स को सुना रहा था। क्या ये सिर्फ एक ही फ्लाइट है? मारक नहीं, वो इस बार किसी जल्दबाजी में नहीं है। जब तक पहली फ्लाइट से सामान उतरकर मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो दूसरी फ्लाइट नहीं निकलेगी जिसको स्टॉकहोम से सीधा इटली के शहर मिलान तक जाना है। इसी तरह जब इस जहाज से सामान बहिफाजत मंजिल पर पहुंच जाएगा तब वो तीसरी और आखिरी फ्लाइट निकलेगी जो स्टॉकहोम से 4 घंटे की परवाज के बाद यूनान के शहर एथेंस में उतरेगी। इसका मतलब यह हवा मारक के अगर उसे किसी एक फ्लाइट में भी गड़बड़ नजर आई तो वो बाकी का सामान रोक देगा। एग्जीक्यूटिव सर, मगर सवाल अहम यह है कि स्टॉकहोम, पेरिस, मिलान और यूनान का शहर एथेंस, इन चारों शहरों के एयरपोर्ट यूरोप में मसरूफ तरीन तस्वूर किए जाते हैं। वो ये सामान इन नई एयरपोर्ट्स के जरिए ही क्यों शिफ्ट कर रहा है? मारक, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इन चारों नई एयरपोर्ट्स पर जितना भी एयरपोर्ट अंदर है वो इस सारी कार्रवाई पर एडन के साथ मिला हुआ है। तभी को इसका सामान यहाँ से पास आउट होगा और ये सूरत हाल हमारे लिए बहुत अनुभव है। सर के एयरपोर्ट्स का अमला तक इसके हाथ का खुदा बना हुआ था और हमें आज तक कुछ पता ही नहीं चला मारक ने अपनी तशवीश का इजहार किया था। अभी तो सिर्फ ये 4 एयरपोर्ट्स है। मुझे यकीन है कि इसके साथ और भी एयरपोर्ट्स के लोग राब्ते में होंगे। है मुमकिन है कि लोकल पुलिस में भी इसके लोग हों। हमें इन तमाम काली भीड़ों को पकड़ना होगा। क्या ये मुमकिन है कि हम इन चारों एयरपोर्ट्स के अमले को गिरफ्तार कर लें और फिर उनकी मदद से एडम तक पहुंच जाए? पीटर ने भी एक सवाल सामने रखा था। नहीं पीटर, ये बहुत बड़ी बहुमत होगी। हर तरफ इस खबर से आग लग जाएगी कि यूरोप के 4 एयरपोर्ट्स का अमला सम्मेलन में मुलव्वस पाया गया है और वार्ड यूथनक के फरास या सविलन हमें ऐसा करने देगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी जब हंसाई हो। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। सर मारक झट से बोला था। मिशन स्पीन के बाद वो ये तो जान गया है कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो हमें सिर्फ उलझा रहा है। आपको याद है कि रस्तम ने क्या बताया था कि एडम के लिए अस्मबलन करने वाले खुद नहीं जानते कि वो किस लिए काम करते हैं। अगर हम इनमें से किसी एक एयरपोर्ट का अमला भी गिरफ्तार करें तब भी हमें उनसे कुछ खास मिशन है मिलने वाली। बेटा, वो तो जानते ही नहीं कि एडम कौन है, मगर इनका कोई इंस्ट्रक्टर वो होगा। मारक, हम इस तक तो पहुंच सकते हैं। पीटर ने मारक से इस्तफसार किया। मुमकिन है कि उनका इंस्ट्रक्टर कोई रोबोट निकले। ये डार्क वेव का टाइम है और मुझे पूरा यकीन है कि वो डार्क वेव से ही ये सब कंट्रोल कर रहा है। अगर वो ये सब डार्क वेव से कर रहा है तो उसका मतलब एडम की डायरेक्ट कम्युनिकेशन इनमें से किसी के साथ है। पूरी कंप्यूटर को ऑर्डर देता है और वो कंप्यूटर इसका पैगाम उतारने का रोबोट तक पहुंचा देता है, जिसके बाद वो लोग काम करते हैं और इस कंप्यूटर सिस्टम से ही अपनी रकम वसूल करते हुए सीनियर ऑफिसर गहरी सोच में मुबतला हो गया था। दिस मीन्स कि ये लोग किसी ब्रेक मिलन नहीं बल्कि सिर्फ अपने बैलेंस की वजह से सब कर रहे हैं। जी सर, और एडन हमें सिर्फ टीम में उलझाकर अपना रास्ता साफ करना चाहता है। मेरे ख्याल से हमें इस बार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और एडन को इसका माल ट्रांसफर करने देना चाहिए। हाँ, और फिर वो तमाम अफराद जो इस दिन ड्यूटी पर होंगे, इनकी एक लिस्ट बनाकर उन्हें बारी बारी किसी रोड एक्सीडेंट की नज़र कर देते हैं। सीनियर ऑफिसर ने मारक की बात को ही आगे बढ़ाया था। मगर हम इंतजार करके क्या करेंगे, हमारे पास लीला नहीं है। पीटर के सवाल ने उनकी तवज्जो हासिल की थी। मारक, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए। तुम्हारा रवैया लीला के साथ बहुत गलत था। ये सब इंफॉर्मेशन इसी की बदौलत हमें मिली है। सीनियर ऑफिसर मारक को डांटने लगा था। मेरा यकीन करे सर, मुझे अब भी लगता है कि लीला हमसे कुछ छुपा रही है। मारक को अभी तक शक था अगर इसे कुछ छुपाना होता तो वो ये सब था जो वो हमें दे गई। मारक और इससे क्या चाहते थे? तुम्हारी डोंट नाउ सर, बट बदू ही कुछ तो है जो इसने हमसे छुपाया है। तो हाँ मारक, हमें इसकी पर्सनल जिंदगी में नहीं घुसना। वो शराब पीती है, नहीं पीती है। इट्स नॉट आवर हेडिक। हमने उसे वहाँ काल दिल बनाकर भेजा है तो उसे वहाँ अपना ये करेक्टर मेंटेन भी तो करना है। ना माइट बी पॉसिबल शी who are illusion with someone after all she was a girl and according to the system not only girl a hard girl। पीटर और सीनियर ऑफिसर जोर से हंसने लगे थे। देखो मारक, वो सिर्फ एक प्राइवेट एजेंट है, इसलिए उसे एक प्राइवेट एजेंट भी समझो। वो हमारे लिए कभी एक रेगुलर एजेंट का किरदार अदा नहीं कर सकती। जिस दिन हमें लगेगा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है या वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे हमें मसा हो सकता है तो उसे फोक कर दें। डेड वो मारक को समझाने की कोशिश कर रहा थे। सर, ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि हम किसी जगह आकर चौंक जाए। कहाँ मारक, जब तक ये लड़की हमारे साथ है तब तक ही रस्तम हमारी बात मानेगा, क्योंकि हमने इससे वादा कर रखा है कि हम इस मिशन के बाद लीला हमेशा के लिए इस पर सुकुत कर देंगे। तब तक एडम के लिए नहीं तो रस्तम के लिए ही सही, मगर हमें इस लड़की को अपने साथ रखना है।
तुम और पीटर जाओ और लीला को किसी तरह करके वापस लाओ, मैं तब तक ये एयरपोर्ट की कंफर्मेशन देता हूँ ताकि हम अपना अगला प्लान तरतीब दे सके। सीनियर ऑफिसर के हुक्म पर न चाहते हुए भी मार्क को पीटर के साथ जाना पड़ा था। वो जैसे ही लीला के होटल रूम में पहुंचे तो लीला शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। क्या हुआ पीटर सर, आप आज खुद यहाँ तशरीफ लाए? लीला होंठों पर दस्तक लगाते हुए शीशे में से ही पीटर को देखकर मुखातब हुई थी। लीला, जो भी हवा भूल जाओ, हम चाहते हैं कि हम दोबारा एक टीम की तरह काम करें। क्यों पीटर सर? क्या सर मार्क के साइज की बकरी आपको मार्केट से नहीं मिली या मुझसे मार्क के बदन पर बाल ज्यादा है? लीला तंजिया अंदाज में मुस्कुरा गई थी। वो भी जानती थी कि अगर इसे दोबारा रेडम तक पहुंचाना है तो उसे इस टीम में वापस जाना होगा। तो हाँ लीला, हमें तुमसे इस तरह की बातों की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखते। उम्मीद? हाँ हाँ, वो तंजिया मुस्कुराई। पीटर सर, आपको समझ जाना चाहिए कि हमेशा चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। पास औकात इंसान को वो सब भी सुनना होता जिसके मुताबिक इसने कभी सोचा नहीं होता। मैं तुम्हारी बात समझ रहा लीला, अब मैं इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ। मार्क को तुम पर यकीन करना चाहिए। यकीन क्या नहीं जाता है, यकीन होता है। पीटर सर, मेरे ख्याल से अब आपकी टीम को मुझ पर एतबार नहीं रहा, इसलिए आपको चाहिए कि अब किसी नई लड़की को कारगर बना दे। यकीन करें कि एडन को जब नई लड़की मिलेगी तो उससे बहुत मजा आएगा। लीला, मेरा यकीन करो, हम मिशन के इस मोड़ पर हैं जहाँ कामयाबी हमारे सामने है। हमें सिर्फ इस तक पहुँचाना है। जानती हो, ये मिशन एक ऐसे शख्स के खिलाफ शुरू हुआ था जो एक पुरस्कार शख्सियत थी जिसके मुताबिक हम यकीन से ये भी नहीं कह सकते थे कि वो वजूद भी रखता है या नहीं, मगर अब हमारे पास बहुत कुछ है। क्या तुम चाहती हो ये सब मेहनत ज़ाया हो जाए? पीटर लीला को राजी करने की कोशिश करने लगा था। ठीक है, मार्क को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। लीला ने बेतकल्फी से जुमला बोला जिस पर पीटर भी हैरान रह गया, मगर उसको हर हाल में लीला को राजी करना था, इसलिए फौरी हामी भर गया। मार्क, अंदर आओ और लीला से माफ़ी मांगो। पीटर ने वहीं से आवाज़ लगाई और मार्क दबे पाँव अंदर आ गया। लीला ने सॉरी, मुझे तो उन पर शक नहीं करना चाहिए था। मार्क आईएसपी से मुखातब हवा इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हुए किसी आम नेटिव से माफ़ी मांगे, मगर फिर भी इसे सनी का हुक्म मानना था। लीला जो मोड़े खड़ी थी, वो कहा कितने पर खुश होने वाली थी। पीटर सब इसको बोले कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। लीला की डिमांड सुनते पीटर भी चौंक गया। खुद लीला भी नहीं जानती थी कि वो मार्क के साथ ऐसा क्यों कर रही है। मार्क आंखें बंद कर गया। वार्ड दी फकस डेट मार्क शिप योर मावत और वो करो जो लीला कहती। पीटर ने मार्क को हुक्म दिया, बट सर में आई सेड शिव योर मावत मुझसे। मार्क पीटर रस्से से उसे टोक गया और दोबारा हुक्म दिया कि वो लीला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। मार्क कभी पीटर का मुंह तकता तो कभी लीला कैसे अपने कानों पर यकीन आ रहा कि जिस व्यक्ति को वो होगा और इसने खुद ट्रेन देकर यहाँ पहुंचा, वो आज इससे ये डिमांड कर रही थी। मार्क, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें क्या हुक्म दे रहा हूँ? पीटर के जोरदार लहजे ने मार्क पर जल्दी तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। अगर लीला के सामने हाथ जोड़ने की बजाय मार्क को मरने का ऑप्शन भी दिया जाता तो वो मरना मुनासिब समझता, मगर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं। इसे हर सूरत लीला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी थी। फिर वही हवा जो लीला चाहती थी। वो हाथ जोड़े माफ़ी मांग रहा था और वो मरूराना अंदाज में रुख फिरे खड़ी सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद ये रेडन से न मिल पाने की फ्रस्ट्रेशन थी। पीटर सर, आइंदा ये शख्स मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। लीला ने अपनी शर्त रखते हुए मिशन में वापस आने की हामी भर ली थी। मजीद कुछ दिन गुजरे और वो वक्त फिर से आया जब एक गाड़ी लीला को लेने इस्तांबुल की इसी मशहूर सड़क पर पहुंची थी जो दरियाए बास्फोरस के साथ साथ चलती थी। गाड़ी में सवार होते हुए लीला की खुशी की इंतहा नहीं थी, मगर इस खुशी का फमार तब होता जब वो गाड़ी उसे रेडन के पास ले जाने की बजाय किसी और जगह दे गई थी, जहाँ जाते ही लीला का इस्तकबाल मुंह पर पड़ने वाले घुमसोन से किया गया था। जब तक उसे समझ आती कि वो कहाँ है, तब तक उसे चेहरा पर मार मार कर बेहोश कर दिया गया था।